नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग और उनसे रिलेटेड लास्ट में सारे एमसीक्यू। रिवीजन वीडियो है। जब हम भाग पढ़ेंगे, जब भाग की क्लासेस होंगी, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज तुरंत 15 मिनट में संविधान के जितने भाग हैं उनके बारे में जान के लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में ये दिक्कत ना हो कि संविधान के कौन से भाग में क्या है और डाउट्स ना हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सबको पता है संविधान में टोटल कितने भाग हो चुके हैं अब, तो अब संविधान में टोटल 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं संविधान में। क्लियर। संविधान का पहला भाग क्या कहता है? संविधान का पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है और भारत को क्या कहा जाता है। कहीं भी संविधान में भारत शब्द का वर्णन नहीं है। भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ, यानी कि भारत कैसा है? भारत राज्यों के संघ के रूप में है। भारत राज्यों का एक समूह है और उस संघ और उसी के राज्य क्षेत्र, मतलब भारत की सीमाएं कहां तक हैं, भारत के राज्यों की सीमाएं कहां तक हैं, उन सब का वर्णन है आर्टिकल मतलब भाग 1 में। और ये भाग 1 कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 1 से 4 में है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो भाग 1 है वो कौन से आर्टिकल से कहां तक है, तो वो है आर्टिकल 1 to 4। क्लियर। तो पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र और भारत कैसा है? भारत राज्यों का संघ है। तो ये भाग 1 में है। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता और नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 5 to 11 में कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, किन आधारों पर नागरिकता खत्म हो जाती है किसी व्यक्ति की, भारत की नागरिकता, उन सभी का वर्णन है भाग 2 में। जब नागरिकता पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए भारत की, किन आधार पे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 5 to 11 सारे आर्टिकल्स क्या कहते हैं वो फिर हम विस्तृत क्लास लेंगे। अभी पार्ट्स पढ़ रहे हैं, संविधान के भाग पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से क्विक रिवीजन करना है। तो पहले में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार। भाग 3 बताता है मौलिक अधिकारों के बारे में। और मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से कहां तक है? आर्टिकल 12 to 35, 12 to 35 में है। भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 में है नीति निर्देशक राज्यों के सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, मतलब अपने अधिकारों की मांग के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। लेकिन डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में इसके लिए जाया नहीं जा सकता है। ये राज्य की इच्छा पे आधारित होते हैं डीपीएसपी। और ये कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 36 to 51। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 to 51। 4A बताता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। 4A संविधान का जो 4A पार्ट है वो बताता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 51A में। 51A में बेसिकली मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। क्लियर। चलिए 5, जो भाग 5 है संविधान का, वो संघ सरकार के बारे में बताता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? संघ की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, संघ की विधायिका, और विधायिका मतलब संसद जो बेसिकली जो कानून बनाती है और न्यायपालिका। इसकी संरचना तो फिर 5 में क्या है आप खुद बताइए मुझे, अभी याद करवा दूंगी आपको, डोंट वरी। बस आप इतना जानिए कि जो संघ सरकार है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। कार्यपालिका आती है जो चीजों का कार्यान्वयन करती है, मंत्रिपरिषद, विधायिका जो कानून बनाती है यानी कि संसद, और न्यायपालिका। इसी तरह राज्य सरकार है। राज्य सरकारें भाग 6 में है। राज्य सरकारें भाग 6 में है और इसमें भी क्या है? इसमें भी राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। यहाँ ये न्यायपालिका की संरचना थी तो स्टेट में हाई कोर्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको लाइन से सीक्वेंस से याद कराऊंगी, बस आप समझते चलिए कि कौन से भाग में क्या। तो पार्ट 5 में क्या है? संघ सरकार, और 6 में राज्य सरकार। संघ सरकारों में किसकी बात है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई। आर्टिकल 7, एक मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला संविधान के भाग, उस संविधान के भागों को बताने के दौरान मैंने भाग 7 नहीं बोला। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि मैम भाग 7 आपने नहीं बोला। मैंने भाग 7 इसलिए नहीं बोला क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा अब 7वें भाग को समाप्त कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा अब ये जो पार्ट 7 है वो समाप्त कर दिया गया है, जो बी भाग के राज्यों से संबंधित था। तो यहाँ आपको ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिखा हुआ है 1956 में, ये हटाया जा चुका है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 7वां जो भाग है वो हटा दिया गया है। क्लियर।
और भाग 8 में क्या है, भाग 8 में यूटीज है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और संरचना व्यवस्था की बात की गई। अब जैसे सेंटर था तो ये है कि संघ सरकार कौन से आर्टिकल में है, तो संघ सरकार आर्टिकल 52 से 151 तक है, राज्य सरकारें आर्टिकल 152 से 237 तक है, केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 239 से 240 तक है। अब पार्ट 9 में क्या है, मतलब भाग 9 में क्या है, भाग 9 में आपको पंचायती राज वाली क्लास पढ़ाई थी मैंने बताया था कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया और उसमें किसके प्रावधान है, उसमें पंचायती राज का प्रावधान है, यानी कि ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है। और भाग 9 किसके बारे में बताता है, भाग 9 नगर पालिका के बारे में बताता है, स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय, स्थानीय शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकायों के बारे में बताता है। और पार्ट बी बताता है, 9B बताता है सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियां क्या होती हैं, सहकारी समितियां बेसिकली ये होती हैं कि जो कुछ समुदाय के लोग हैं उन्होंने ही पैसा लगाया, उन वही व्यापार को चला रहे हैं और वही व्यापार से जो मुनाफा हो रहा है वो आपस में बांट ले रहे हैं। वहां के जो नियम है उस संस्था के, जो भी चीजें हैं वो खुद बनाते हैं, खुद एग्जीक्यूट करते हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो खुद लेते हैं, वही है सहकारी समितियां, उसी को कहते हैं सहकारी समितियां। तो ये सहकारी समितियां किसमें है, सहकारी समितियां हैं 9B में, और इसी के 9B के अंतर्गत ही सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई, सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अब जल्दी से हम क्विक रिवीजन करेंगे, मैंने बोला था ना मैं आपको याद करवा दूंगी, याद करने की चिंता मत रखिएगा। देखिए भाग 1 क्या कह रहा था, भाग 1 कह रहा था संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब भारत क्या है, राज्यों का संघ है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है। देखिए आप कहीं भी जाएंगे किसी दूसरे देश में और मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप क्या कहेंगे, मैं अमेरिका गई या आप अमेरिका गए, तो आपने क्या कहा कि किसी ने कहा आप कहाँ से आए हैं, तो आपने क्या कहा कि हम भारत से आए हैं, आपने क्या बोला कि हम भारत से आए। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो भाग 1 में क्या हो गया, राज्य और संघ और उसके राज्य क्षेत्र की हम भारत से आए। फिर बोलेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप भारत से आए हो, बोलेंगे ना कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप भारत से हो, तो आप कहेंगे कि वहां के हम नागरिक हैं भाई, हमारे पास उनकी उसकी नागरिकता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास भारत की नागरिकता है, हमारे पास प्रूफ है, नागरिक है हम भारत की। तो उसने बोला ठीक है भाई प्रूफ है आप नागरिक हो, तो उसने बोला ठीक है आप नागरिक हो लेकिन आपको कुछ अधिकार मिले हैं, आप वहां के नागरिक हो, तो आपने कहा बिल्कुल, भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वहां के क्या मिले हुए हैं, वहां के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अब जब मौलिक अधिकार आया है तो ये तो आपको बिल्कुल पता है कि अगर भाग 3 मौलिक अधिकारों को लेके आया है तो भाग 4 डीपीएसपी को अपने साथ लेके ही आएगा। भाग 4 तक आपको कोई दिक्कत है, बस आप इतना सोचिए कि आप कहीं बाहर गए, वहां आपसे किसी ने पूछा भाई कहाँ से आए, आपने कहा भारत से आए, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो आप संघ और उसके राज्य क्षेत्र से आए हैं मतलब भारत से आए हैं। उसने कहा हम कैसे मान ले तुम भारत से आए हो, तो आपने कहा कि भाई हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास नागरिकता है भारत की, तो जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित हो गया। सामने वाले ने कहा नागरिक हो लेकिन क्या कोई अधिकार मिले हैं तुम्हें, तो आपने बोला बिल्कुल हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और जब मौलिक अधिकार है तो 4 में अपने आप डीपीएसपी आ जाएगा। 4 भाग तक आपको क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइए, पहले में है संघ राज्य क्षेत्र, आप भारत से आए हैं, क्या प्रूफ है आप भारत से आए हैं, क्योंकि आप वहां के नागरिक हैं, आपको नागरिकता मिली हुई है। उसने कहा कि अधिकार मिले हैं कुछ, हाँ अधिकार मिले हैं तीसरे भाग में, और चौथे भाग में डीपीएसपी। अब आते हैं भाग 5 में, आप मुझे बताइए ये 5 है, ये 5 मुट्ठी, ये 5 फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स को आप इकट्ठे करेंगे तो ये यूनियन बनता है, ठीक है, इन 5 उंगलियों को आप इकट्ठा करेंगे तो यूनियन बनता है। तो भाग 5 में क्या हो जाएगा, भाग 5 में क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, यूनियन की बात हो रही है, तो भाग 5 में क्या हो जाएगा, भाग 5 में क्या हो जाएगा, सेंटर यानी कि केंद्र। भाग 5 में क्या हो जाएगा, केंद्र। आप अपनी मुट्ठी बांधेंगे तो आपको सारी चीजें एक साथ आ रही है ना मुट्ठी बंद होने पे, तो भाग 5 क्या बताता है, केंद्र के बारे में यानी कि सेंटर के बारे में। तो भाग 5 किसके बारे में बता रहा है, यूनिटी, संघ के बारे में, एक संघ है हम, तो भारत, ये जो भाग 5 है वो किसके बारे में बता रहा है, संघ के बारे में, संघ के बारे में, कि भारत क्या है, एक सेंटर है, एक सेंटर के रूप में संघ सरकार के बारे में बता रहा है। अब जब भाग 5 में सेंटर है तो भाग 6 में क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा,
भाग 6 में क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। और भाग 7 को मैंने बताया कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो भाग 8 में, अब भाग 8 में क्या हो जाएगा, यूटीज हो जाएंगे। भाग 8 में क्या हो जाएगा, यूटीज। आपसे किसी ने कहा कहां से आए हो, आपने पहला बोला हम भारत से आए। क्या प्रूफ है आप भारत से आए हो, हम वहां के नागरिक हैं, भाई हमें नागरिकता मिली है वहां की। उसने कहा अधिकार मिले हैं, तो आपने बोला बिल्कुल हमें मौलिक अधिकार मिले। फिर कहा अगर मौलिक अधिकार आए हैं तो मौलिक अधिकारों के साथ डीपीएसपी आ ही आ जाएगा। डीपीएसपी तक क्लियर। 5 किसे दर्शाता है, 5 यूनिटी को दर्शाता है, संघ को दर्शाता है। तो संघ सरकार किस में आ जाएगी, 5 में आ जाएगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 5 में आ गई है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट कहाँ आ जाएगी, 6 में। और अगर स्टेट गवर्नमेंट 6 में आ गई है तो 7वें में, तो 7वां तो खत्म हो गया है, तो अब यूटीज किस में आएंगी, यूटी आ जाएगी 8 में। क्लियर, मतलब यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं भाग 9। भाग 9 में आप सबको पता है कि जो भाग 9 है वो किससे संबंधित है, जब पंचायती राज पढ़ते हैं, मैंने पंचायती राज वाली क्लास एक डाली है, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे एमसीक्यू कवर है, सारे एमसीक्यू उसमें वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। एमसीक्यू जो पंचायती राज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सब उसमें कवर है। भाग 9 हमें बताता है पंचायतों के बारे में, भाग 9 बताता है पंचायतों के बारे में। तो ऑब्वियसली 9A किसके बारे में बताएगा, 9A किसके बारे में बताएगा, नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में बताएगा, नगर पालिका के बारे में। और 9B क्या बताता है, 9B बताता है सहकारी समितियों के बारे में। और सहकारी समितियों के बारे में मैंने आपको बताया है कि सहकारी समितियां क्या होती हैं, जहां के लोग खुद से ही पैसा लगाते हैं किसी व्यापार में और वहां के सारे नियमों का संचालन खुद करते हैं, खुद प्रॉफिट कमाते हैं। तो 9 में क्या हो गया, पंचायतें, 9A में क्या हो गया, नगर पालिका, और 9B में क्या हो गया, सहकारी समितियां। 9B में क्या हो गया, सहकारी समितियां। क्लियर, फोन आ रहा है, एक सेकंड देखो। चलिए, यहां ये बात क्लियर हो गई आपको। अब बढ़ते हैं भाग 10 की तरफ। भाग 10 क्या बोलता है, अब देखते हैं भाग 10 की तरफ। भाग 10 SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है कि जो SC/ST क्षेत्र हैं उनका प्रशासन, उन जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। तो जो भाग 10 है वो बेसिकली ST/ST क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। भाग 11 मैं याद करवा दूंगी, जैसे मैंने अभी आपको 9वें भाग तक याद करवा दिया है ना, मैं याद करवा दूंगी, बस आप देखते चलिए कि भाग 10 में क्या है, ST/ST क्षेत्रों का प्रशासन है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। संबंध कैसे कि संघ सरकार कितना काम करेगी, राज्य सरकार कितना काम करेगी, ये सारी, और यूटी कितना काम करेंगी, ये सब जो केंद्र राज्य संबंध है वो 11 में। 12 में बात की गई है फाइनेंस की। 12 में बात की गई है फाइनेंस की, यानी कि संपत्ति और मुकदमे जैसे जो मामले हैं उनमें बात की गई है। तो 12 जो है फाइनेंस से संबंधित है। 13 में बेसिकली ट्रेड की बात की गई है। जो 13 है वो किसकी बात करता है, व्यापार की बात करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो कैसी होंगी, उनके बीच नियंत्रण कैसे होगा। भाग 14 यही बताता है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे भाग 14 में ही है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सब कौन से भाग में है, लोक सेवा आयोग, ये सब किस में है, लोक सेवा आयोग, ये सब भाग 14 में है जिसकी आप सब तैयारी कर रहे हैं। ये सब किस में है, कर्मचारी चयन आयोग, ये सब किस में है, ये सब भाग 14 में ही है। भाग जो 14 है वही इन सब के बारे में बताता है। और भाग 14A में क्या है, इसमें ट्रिब्यूनल्स है। 14A में ट्रिब्यूनल्स है। ट्रिब्यूनल्स क्या काम करते हैं कि जैसे पर्यावरण है, औद्योगिक विवाद है, इन सारे मुद्दों से संबंधित जो चीजें हैं उन्हें ट्रिब्यूनल सॉल्व कर देते हैं। तो 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स है। फिर 15 में चुनाव है। 15 में क्या है, चुनाव है। चुनाव कैसे होंगे, तो भाग 15 में चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है, शक्तियां हैं। भाग 16 में क्या है, भाग 16 में विशिष्ट जनजाति क्षेत्रों के लिए आरक्षण की बात की गई। तो अगर आरक्षण की बात करें कौन से भाग में है, तो भाग 16 में। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण 16 में है। भाग 17 में क्या है, 17 में भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाओं की बात की गई है 17 में। 17 में क्या है, भाषाएं। 18 में क्या है, 18 साल आते ही आपके जीवन में क्या शुरू हो जाता है, आपातकाल। तो 18 में है आपातकालीन प्रावधान। और 18 के बाद आता है 19 में क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब ये होता है, कई सारे लोग कहते हैं प्रकीर्ण क्या है,
आपको पता है ना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि जब वो कार्यकाल में है, कि राज्यपाल जब तक अपने पद पर है या राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है, उस पर किसी भी तरह की फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उस पर किसी भी तरह का कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जब तक वो अपने पद में है। तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो विशेषाधिकार हैं वो वही आते हैं भाग 19 में, वही है भाग 19 के पार्ट। और भाग 20 में क्या है? 20 में है संविधान संशोधन, जो हमने जर्मनी से लिया है। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है। इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है। अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान में ये होते हैं कि जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, जो इनकी ज्योग्राफिकल स्थिति है वो बहुत ज्यादा अलग है बाकी स्टेट से, तो इनको कुछ विशेष प्रावधान दे दिए जाते हैं ऐसे स्टेट्स को, तो वही कहलाता है अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। जैसे झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल दृष्टि से और चीजों से अलग है, थोड़ा अलग है। तो इस वजह से इन्हें विशेष प्रावधान मिल दिया जाता है 21 के अंतर्गत। और 22 क्या बोलता है? 22 संविधान के नाम, संविधान का प्रारंभ कब हुआ, हिंदी में लेखन और उसके निरस्तीकरण की बात करता है कि संविधान की आधिकारिक भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, संविधान के लागू होने की तिथि क्या होगी, और कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान 22 में है। अब आप कहेंगे मैम ये तो बता दिया, लेकिन 10 तक तो याद हो गया, अब आगे याद करवा देते हैं। चलिए 9 तक तो बन गया था, अब याद करवा देते हैं। आपने क्या जाना? पहले में है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में कहाँ से आए हो, भारत के नागरिक हैं, अधिकार मिले हुए हैं, और 4 में डीपीएसपी है। 5 यूनिटी को दर्शाता है तो संघ सरकार तो अगले 6 में राज्य सरकार, 7वां निरस्त ही है, 8 में यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, 9 में ग्राम पंचायतें, 9A में नगर पालिका और 9B में सहकारी समितियां। अब आते हैं 10 में, जो भाग 10 है। भाग 10 क्या बताता है? भाग 10 क्या बताता है? जो भाग 10 है वो ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। तो ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात कौन करता है? भाग 10। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 11 लिखिए, ये 11 एक जैसे है, 11 एक जैसे हैं। मान लीजिए एक ये केंद्र है और एक ये राज्य है, ये क्या है? राज्य है। पेन मिलेगी क्या दूसरी? ये पेन सही नहीं चल रही है आज, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये केंद्र है और ये राज्य है, एक जैसे हैं ये 11। तो केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है वो क्या दर्शाता है? 11 दर्शाता है। केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है वो क्या दर्शाता है? 11 दर्शाता है। तो ये याद रखिएगा कि 11 क्या दर्शा रहा है? 11 केंद्र राज्य संबंध दर्शा रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, किसी भी संबंध को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है या नहीं? मान लीजिए मैंने बताया कि ये एक है, ये केंद्र है, और ये एक है, ये राज्य है, तो इनके बीच संबंध है। अब हम नाना नानी के यहाँ जाते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन बदले में हमारे घर से भी कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो कैसे चल रहा है संबंध? या हम किसी फंक्शन में किसी के शादी के जाते हैं तो हमने कुछ दिया, तो जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो वो भी हमें रिटर्न गिफ्ट फिर करते हैं। तो संबंध कैसे चल रहा है? केंद्र राज्य जो संबंध है वो कैसे चल रहा है? वित्त से ही चल रहा है। तो अगले भाग में क्या आ जाएगा? वित्त आ जाएगा। अगले भाग में क्या आ जाएगा? वित्त आ जाएगा। बस समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला कि ये एक है और ये एक है, क्लियर? ये दोनों है, ये एक है। अब इसके बीच क्या हो रहा है? संबंध, केंद्र राज्य, ये संबंध चल रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध हो रहे हैं। अब ये जो संबंध है केंद्र राज्य, वो कैसे चलेंगे? संबंध कैसे चलते हैं? देन लेन से, आदान प्रदान से। तो 12 में क्या, किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है? वित्त का। जब हमारे पास वित्त आ गया तो पैसे आने के बाद हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि हमारे पास 10,000 रुपए आ गए हैं तो हम कोई व्यापार कर लेते हैं। तो 13 में क्या शुरू हो जाता है? व्यापार, ठीक है। और जब व्यापार शुरू हो जाता है तो फिर व्यापार में हमें लगता है कि अरे पैसा नहीं है यार व्यापार में, अब चलते हैं तो कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं। तो जो 14 है उसमें क्या है? कुछ सेवाएं हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, इन सबकी बात की गई है आर्टिकल 14। तो बेसिकली केंद्र राज्य संबंध किसमें था? 11 में था। किसी चीज में संबंध बनाने के लिए कुछ देना लेने की चीज पड़ती है, किसी को हम साड़ी गिफ्ट करते हैं तो फिर वो हमें कुछ और देता है, उसके लिए हमें वित्त की जरूरत पड़ती है। तो 12 में क्या हो गया? वित्त हो गया। 13 में क्या हो गया? व्यापार वाणिज्य हो गया। वित्त आने के बाद व्यापार चालू हो जाता है। व्यापार करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि यार सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, व्यापार वगैरह में कुछ नहीं रखा, क्लियर? तो ये हो गया सिविल सेवा किसमें आ गई? 14 में। अब आते हैं 15 में। 15 में बात की गई है चुनावों की। 15 में बात है चुनावों की। अब चुनावों में भी आपको पता है कि आरक्षण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है?
चुनावी प्रक्रिया में भी सीटें आरक्षित की जाती हैं या नहीं की जाती? SC ST और जो महिलाएं हैं उनके लिए की जाती है ना। तो अगर 15 में चुनाव है तो उनके आरक्षण का प्रावधान भी होगा, तो 16 में उनके आरक्षण का प्रावधान। 17 में क्या है? 17 में राजभाषा की बात की गई। 17 में क्या बात की गई है? राजभाषा की बात की गई है। और 18 में मैंने आपको बताया है कि 18 साल के होते ही हमारे जीवन में क्या शुरू हो जाता है? आपातकाल। हमारे जीवन में क्या शुरू हो जाता है? आपातकाल। तो 18 में है आपातकाल और 19 में मैंने आपको बताया था प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण का मतलब होता है कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान होती हैं कि जब तक वो अपने पद पर है उन पर कोई कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो वो आता है प्रकीर्ण के अंतर्गत। 15 में चुनाव, 16 में उन्हीं चुनावों में आरक्षण, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, 19 में प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या होता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार। 20 में मैंने बताया, 20 में है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन किस में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 20 में है। और 21 में मैंने क्या बताया था? अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। 20 में 21 में क्या बताया था? अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान जो उन क्षेत्रों के लिए होते हैं जो ज्योग्राफिकल या किसी और दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे मिजोरम है, सिक्किम है, ये सारे राज्य। तो 21 में क्या हो जाता है? अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान किन राज्यों के लिए जो थोड़ा सा अलग है? सिक्किम है, मिजोरम है, झारखंड है, ये सारे राज्य। और 22 में क्या? 22 में है हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी कि संविधान का संक्षिप्त पाठ है। संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, हिंदी संविधान की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या होगी, वो हिंदी होगी, वो सब संविधान के भाग 22 में। क्लियर? अब मैं आशा करती हूं कि आपसे ये चीजें बन रही होगी। अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। 5 मिनट के अंतर्गत ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मौलिक कर्तव्य किस में है? मौलिक कर्तव्य जल्दी बताइए। पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य किस में है? 4A में है। अगला है संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति, मतलब केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। किसकी बात की गई है? केंद्र राज्य संबंध। और संबंध किसमें थे? केंद्र राज्य संबंध किसमें थे? जल्दी बताइए, केंद्र राज्य संबंध किसमें थे? मैंने ये 2 बताए थे। केंद्र राज्य संबंध किसमें थे? ये 11 में। तो 11 में क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। अगला है पंचायती राज। पंचायती राज किसमें बताया था मैंने? भाग 9 में बताया था मैंने पंचायती राज। 9A में बताया था नगर पालिका और 9B में बताया था सहकारी समिति। 9B में क्या बताया था? सहकारी समिति। और 9A में क्या था? 9A में था नगर पालिका। संविधान संशोधन प्रक्रिया किसमें थी? संविधान संशोधन किसमें थी? जल्दी बताइए, संविधान संशोधन किसमें थी? जल्दी। पार्ट 20 में, बिल्कुल सही। अगला है संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस। बीच में लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा व्यवधान हुआ, कोई बात नहीं। अगला सवाल है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में आते हैं? तो आप सबको बताया मैंने कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या शुरू हो जाता है? हमारे जीवन में शुरू हो जाता है आपातकाल। क्यों? क्योंकि वहीं से हमें ये चीजें लगने लग जाती हैं कि अब हम 18 साल के हो गए हैं और हमारे जीवन में क्या हम करेंगे, कैसी चीजें होंगी, हम क्या रोजगार कर पाएंगे, क्या हमें चीजें, हमारा करियर क्या होगा, इन सारे विषयों के बारे में 18 साल से हमारे जीवन में चीजें शुरू हो जाती हैं। तो 18 में क्या हो जाएगा? आपातकाल। बेसिकली मैंने आपको 9 भाग तक समझाया था। मैंने आपको कहा था कि जैसे भाग 1 है, आप कहीं बाहर जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं भारत से आया हूँ। कोई आपसे पूछेगा आप कहाँ से आए हो, तो आप पहले भाग में क्या बोलेंगे? मैं भारत से आया हूँ। वो बोलेगा कि क्या प्रूफ है कि आप भारत से हो, तो आप कहेंगे कि मेरे पास भारत की नागरिकता है। तीसरे उसमें वो कहेगा अगर आपको नागरिकता प्राप्त है तो वहां आपको अधिकार भी प्राप्त होंगे ना, तो वो आप बोलोगे कि हाँ मुझे मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ 4 में आ जाएगा डीपीएसपी। यहां तक 4 तक क्लियर था। फिर 5 में हमने पढ़ा कि 5 में होती है यूनिटी। 5 में हम बात करते हैं संघ की। तो अगर 5 में संघ सरकार है तो 6 में अपने आप क्या हो जाएगी? राज्य सरकार। और 7वां भाग तो खत्म हो चुका था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 8वें में क्या आ जाएगा? 6 में राज्य थे तो 8वें में केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। भाग 9 में हमने पढ़ा पंचायतें थी। भाग 9A में क्या था? नगर पालिका थी। और भाग 9B में क्या थी? सहकारी समितियां थी। फिर हमने पढ़ा उसके बाद कि भाग 10 में क्या था? भाग 10 में था SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। SC ST क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई थी। 11 को हमने क्या लिखा था? 11 को हमने ये लिखा था कि अगर हमें कहीं भी जाना है तो हमें आपस में संबंध क्रिएट करना है। तो 11 में क्या था? केंद्र राज्य संबंध। और जब भी किसी, मान लीजिए आपको किसी ने शादी में इनवाइट किया, कुछ किया और आप उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो वो आपको वापस रिटर्न होगा ना।
तो अगर संबंध 11 में बनाए जा रहे हैं तो 12 में क्या होगा? 12 में वित्त होगा। संबंध कैसे प्रगाढ़ होते हैं? जब हम किसी को गिफ्ट कुछ देते हैं फिर वो हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है, तो 12 में क्या हो जाएगा? 12 में प्रावधान हो जाएगा वित्त का, कि संबंध कैसे प्रगाढ़ बनते हैं? जब वित्त का लेन देन होता है। और जब हमारे पास वित्त आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो हम व्यापार करने की सोचते हैं। तो 13 में क्या हो जाएगा? व्यापार। और जब हम व्यापार करते हैं तो हमें लगता है कि व्यापार में कुछ नहीं रखा यार, अब हटाओ सब, क्या करते हैं? सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। तो 14 में क्या आ जाता है? सेवाएं, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि लोक सेवा आयोग। और उसके बाद जब हम सरकारी परीक्षा में भी पास नहीं कर पाते या सिविल सर्विसेज में भी क्लियर चीजें नहीं कर पाते, तो हमको लगता है हम नेतागिरी में आ जाते हैं, तो हम लड़ते हैं चुनाव। हम क्या लड़ते हैं? चुनाव। तो 15 में क्या है? चुनाव। और उन चुनावों में भी ST SC और महिलाओं को कुछ आरक्षण दिया जाता है। जैसे पंचायती राज में मैंने बताया था कि SC ST और महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है चुनावों में। तो चुनाव में भी आरक्षण दिया जाता है। तो 16 में क्या था? 16 में था आरक्षण, इन्हीं लोगों को आरक्षण का प्रावधान था। और 17 में क्या था? 17 में थी राजभाषा। 17 में क्या प्रावधान था? राजभाषा का प्रावधान था। और 18 साल होते ही हमारे जीवन में क्या शुरू हो जाता है? 18 साल शुरू होते ही हमारे जीवन में शुरू हो जाता है आपातकाल, कि अब हम क्या करेंगे? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास कुछ भी चीजें करने के लिए नहीं है, तो हमारा क्या फ्यूचर होगा? तो 18 में शुरू हो जाता है आपातकाल। फिर मैंने आपको बताया था कि 19 भाग 19 बताता है प्रकीर्ण के बारे में। और बहुत सारे सवाल आते हैं कि प्रकीर्ण क्या है? तो बेसिकली जो राज्यपाल और राष्ट्रपति होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं कि जब तक वो अपने पद पर हैं उन पर किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, फौजदारी कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो वही जो विशेषाधिकार है वो 19 में है। 20 में क्या था? 20 में था संविधान संशोधन। 20 में क्या था? संविधान संशोधन प्रक्रिया। और 21 में ही था, 21 में था अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। और ये अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान क्या होते हैं? संक्रमणकालीन प्रावधान का मतलब होता है कुछ राज्य हैं जैसे कि मिजोरम है, नागालैंड है और सिक्किम है, ये ज्योग्राफिकल ऐसे स्टेट हैं या जनजातीय दृष्टि से ऐसे स्टेट हैं जो अब कुछ राज्यों से भिन्न हैं, जो भारत के अन्य राज्य हैं उनसे भिन्न है, तो उसके लिए उन्हें विशेष प्रावधान कुछ दिया गया है उन राज्यों को। तो वही है भाग 21 में, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान उन्हीं राज्यों के लिए किया गया है, जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, इनके लिए। और भाग 22 में क्या है? भाग 22 में संविधान का प्राधिकृत पाठ है। संविधान की आधिकारिक भाषा क्या होगी? तो संविधान की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और संविधान का प्राधिकृत पाठ भाग 22 में। तो मैं आशा करती हूँ कि भाग से रिलेटेड चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब वहां पे थोड़ा हम जल्दी जल्दी MCQ कर रहे थे, क्यों? क्योंकि बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे ये था संविधान संशोधन किस में है, तो बताइए संविधान संशोधन किस में है? बिल्कुल सही, भाग 20 में है। और आपातकाल किस में है? आपातकाल किस में है? जल्दी बताइए, आपातकाल कौन से भाग में है? तो आपातकाल है भाग 18 में। ठीक है, फिर आता है, जैसे ये आपातकालीन प्रावधान बोला था ना कि आपातकाल किस में है, तो आपातकाल भाग 18 में। भाग 11 का मुख्य विषय क्या है? भाग 11 का मुख्य विषय क्या है? 11 में क्या बताया था मैंने? जल्दी बताइए, भाग 11 का मुख्य विषय क्या बताया था मैंने? ये 11 बनाया था, कुछ ज्यादा ही लंबा 11 बन गया। मैंने भाग 11 बताया था आपको, ये 11, ये क्या कर रहा था? केंद्र राज्य संबंध। तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध किसमें आ जाएगा? भाग 11 में आ जाएगा। भाग 11 में क्या आ जाएगा? भाग 11 में हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। अब संविधान का कौन सा खंड? 11A में क्या था? 11A में मैंने कुछ बताया था, बताइए। 9A में क्या बताया था मैंने? भाग 9 में मैंने बताया था पंचायतें, भाग 9A में मैंने बताया था नगर पालिका। 9A में बताया था नगर पालिका और 9B में बताया था सहकारी समितियां। और आपातकाल कब से हमारे जीवन में शुरू हो जाता है? जब हम 18 साल के हो जाते हैं। और पंचायती राज किसमें था? पंचायती राज भाग 9 में था, और नगर पालिका 9A में और सहकारी समितियां 9B में। क्लियर? भाग 12 में क्या था? मैंने बताया था कि जब हम केंद्र राज्य संबंध बनाते हैं या केंद्र राज्य संबंध बनाने जाते हैं तो किसकी जरूरत होती है? पैसों की जरूरत होती है, कुछ गिफ्ट लेना देना पड़ता है। तो 12 में क्या था? 12 में वित्त था, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय कार्य था। किसी भी चीज में सब गिफ्ट का या कुछ का आदान प्रदान होता है तभी कुछ संबंध बनते हैं ना, जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटीज। भाग 13 में क्या है? जब हमारे पास 12 में वित्त आ जाएगा तो हम 13 में क्या करेंगे? जब हमारे पास पैसा आ गया तो हम 13 में ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो भाग 13 में क्या था? भाग 13 में ट्रेड था,
12 में पैसा आ गया है तो 13 में हम ट्रेड करेंगे। भाग 14 में क्या था, जब हम व्यापार करके भी थक गए तो हमें समझ में आ गया कि कुछ नहीं रखा है, सिविल सेवाओं की तैयारी चुपचाप बैठ के करते हैं, चुपचाप अपनी पढ़ाई करते हैं। तो जैसे ही व्यापार किया 13 में तो अगले में दिमाग खुल गया, तो हम किसकी तैयारी करने लग गए, यूपीएससी या लोक सेवा आयोग की हम तैयारी करने लग गए। तो भाग 14 में क्या आ गया, भाग 14 में आ गया यूपीएससी और लोक सेवा आयोग। तो भाग 14 में क्या हो जाएगा, भाग 14 में हो जाएगा यूपीएससी और लोक सेवा आयोग। फिर जब लोक सेवा आयोग में भी नहीं हुआ, जब यूपीएससी में भी नहीं हुआ, हमने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया कि कैसे देश चलाना है, कैसे देश होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर हम उतरते हैं 15 में चुनाव में। तो 15 में किसका प्रावधान है, चुनावों का संचालन और नियंत्रण की बात। क्योंकि जब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर ली तो ज्ञान तो आ गया, तो फिर क्या हुआ, फिर ये बात आ गई कि फिर हम बात करते हैं 15 में चुनावों के संचालन और नियंत्रण की, फिर हम चुनाव लड़ते हैं। यूपीएससी करने के बाद फिर 15 में आते हैं चुनाव में। अब चुनावों में कुछ एसटी वर्गों और महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाता है ना, जैसे पंचायतों में 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो भाग 16 में क्या आ जाएगा, भाग जब 15 में चुनाव है तो 16 में उन्हीं वर्गों के लिए आरक्षण आ जाएगा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति और इन सब एंग्लो इंडियंस, इन सब के लिए आरक्षण की बात किसमें की गई है, इन सब के लिए आरक्षण की बात भाग 16 में की गई। आरक्षण की बात किसमें की गई है, भाग 16 में। क्लियर। अब आता है कि भाग 17 में क्या है। मैंने बताया था कि भाग 17 में क्या है भाग 17 में, भाग 17 में है राजभाषा यानी कि आधिकारिक भाषा की बात की गई है। और संघ राज संबंधी किसमें है, जल्दी बताइए, भाग 11 में है। वित्तीय आपातकाल किसमें है, आपातकाल का प्रावधान, जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे जीवन में आपातकाल आता है। पंचायती व्यवस्था किसमें है, भाग 9 में। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आधिकारिक भाषा किसमें है, भाषा 17 में। 21 में कौन सी धाराएं शामिल है, 21 में क्या है आप बताइए। मैंने बताया था अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान किन राज्यों के लिए, जो कुछ स्पेशल राज्य हैं, जैसे कि मिजोरम है, सिक्किम है, ये कुछ स्पेशल, मतलब कुछ राज्यों के लिए जो स्पेशल प्रावधान होते हैं वो भाग 21 में किए गए हैं। तो अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान किसमें है, ये भाग 21 में है। और आपातकालीन शक्तियां किसमें थी, जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो आपातकाल चालू हो जाता है। पंचायत 9 में, नगर निगम जो शहर वाला है वो 9A में, नागरिकता भाग 2 में। क्लियर। अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान किसमें है, भाग 21 में। क्लियर। और भाग 22 में क्या है, संविधान में प्राधिकृत पाठ। मैं आशा करती हूँ संविधान के भाग आपको क्लियर हो गए होंगे। जितना कोशिश हो सकती थी आपको पढ़ाने की कोशिश किया है मैंने। शुरू में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, फिर मुझे पता था कि मैं लास्ट तक आते आते एमसीक्यू के माध्यम से आपको चीजें करवा दूंगी याद, और मैं आशा भी करती हूँ कि आपको चीजें रिकॉल हो गई होंगी। तो यहाँ संविधान के भाग खत्म होते हैं। बस इसी तरह पढ़ते रहना है। सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे जैसे ही वीडियोस आए। क्लियर। चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ। और बस ठीक है, जय हिंद जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहिए।